साथियों नमस्कार। मैं आर.के. अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज आपसे स्वतंत्रता मिलने के बाद की स्थिति के संबंध में चर्चा करेंगे। जब स्वतंत्रता मिली उस समय तो काफी उत्साह था, लोगों में भी उत्साह था, नेताओं में भी उत्साह था और सब में उत्साह था और सब मिलकर काम भी कर रहे थे। उस समय गांव-गांव में लाइब्रेरियां खुली हुई थी, गांव-गांव में नाटक वगैरह हुआ करते थे और गांव-गांव में पुस्तकालय भी बने हुए थे। इतना उत्साह था लोगों में। परंतु एक चीज जो चर्चा में थी वो ये थी कि 61-62 आते आते ये बात होने लगी कि नेहरू अगर नहीं रहेंगे प्रधानमंत्री तो देश कैसे चलेगा। नेहरू अगर नहीं रहेंगे प्रधानमंत्री तो देश कैसे चलेगा, नेहरू के बिना देश ही नहीं चलेगा। अब ये एक सोच थी। इस सोच को से काफी लोग सहमत नहीं होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी देश एक आदमी चलाता है। देश वहां की जनता चलाती है, एक आदमी नहीं चलाता है। चाहे आज हो, चाहे पीछे हो, चाहे आगे आएगा, देश जनता चलाती है, एक आदमी नहीं चलाता। नेहरू अकेले नहीं चला रहे थे देश, नेहरू लीड कर रहे थे, नेहरू नेता थे, अग्रिम प्रधानमंत्री थे, इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री, और काफी सूझबूझ से काम हो रहा था और देश तरक्की भी किया। और थोड़ा बहुत तरक्की नहीं किया, आज के हिसाब से तो बहुत तरक्की किया। सारे बड़े बड़े फैक्ट्रियां, सारी सीमेंट फैक्ट्रियां, सारे लोहे के तमाम चीजें हुई और पूरा जो है औद्योगिकरण हुआ इस देश का, जिसकी वजह से लाखों लोगों को नौकरी मिली, करोड़ों लोगों को नौकरी मिली और करोड़ों चीजें जो है वो संज्ञान में आई। लेकिन हम ये कहें कि देश नेहरू चला रहे हैं, ये नहीं होगा, और नेहरू नहीं रहेंगे तो देश नहीं चलेगा, ऐसा भी नहीं है। देश तो चलेगा, क्योंकि देश को जनता चलाती है मिलके, सभी के सामूहिक उसमें प्रयास होता है, सामूहिक चीजें होती हैं। अब उस समय देश में शिक्षा 12% थी। आप सोच सकते हैं कि शिक्षा का क्या स्थिति थी शिक्षा की। पूरे जिले में एक हाई स्कूल हुआ करता था, छोटे जिलों में, जिले के सदर मुकाम पर, और मिडिल स्कूल कस्बों में हुआ करते थे, प्राइमरी स्कूल गांवों में भी, हर गांव में नहीं होता था, 2-4 गांवों को मिलाकर के होता था। तो आप सोच सकते हैं कि क्या देश की स्थिति थी। आज उससे बेहतर स्थिति है, लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारा टाइम है, बहुत सारे शासक हैं, सारी चीजें जो हैं उसमें सम्मिलित रहती हैं। नेहरू का जमाना बीत गया, इंदिरा गांधी आई, उससे कम नहीं थे लाल बहादुर शास्त्री जी, जिसकी ईमानदारी की मिसाल तो आज तक किसी पार्टी में नहीं है। उनके कार्यशैली की और क्षमता की मिसाल तो किसी भी पार्टी में नहीं है। ये मोदी पब्लिक कह रही है जरूर, लेकिन ये तो प्रचार प्रसार है, क्षमता उतनी नहीं है जितनी क्षमता लाल बहादुर शास्त्री की थी। फिर इंदिरा गांधी आई, इंदिरा गांधी की क्षमता कम नहीं है, सब अलग अलग क्षेत्रों से थे। तो इंदिरा गांधी ने भी देश का मान सम्मान बढ़ाया, लेकिन उसमें जनता का भी योगदान था, जनता भी उसमें सम्मिलित थी। काफी कुछ हुआ इंदिरा गांधी के जमाने में, आगे भी हुआ, धीरे धीरे हुआ। ये आरक्षण भी वीपी सिंह ने दिया पिछड़ी जातियों को, वो भी नहीं कांग्रेस दे पाई। कांग्रेस पिछड़ी जातियों को मुख्य धारा में नहीं ले आ पाई। ऐसा नहीं कि गलतियां नहीं होती हैं, सबसे गलतियां होती हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो हो, चाहे हो। मुझे याद है कि कांग्रेस का ही शासन था और नया शासन था। मैं छोटा ही था, 5-6 में पढ़ता रहा हूँगा,
हमारे गांव के बगल में ही कम्युनिस्टों की मीटिंग हुई, कम्युनिस्ट पार्टी की मीटिंग हुई, गांव में ही हुई एक तरह से। और कम्युनिस्टों की मीटिंग में इतनी ज्यादा भीड़ थी, इतनी ज्यादा भीड़ थी, मतलब काफी लोगों की भीड़ थी। और वहीं कांग्रेस की मीटिंग हो रही थी, भीड़ नहीं थी। कांग्रेस का टाइम खत्म हो चुका था, वो उत्साह खत्म हो चुका था। और कम्युनिस्टों का उस समय रशिया का मामला था, रशिया स्वतंत्र हुआ था या रशिया की समस्या खत्म हुई थी। तो कम्युनिस्टों की यहां भीड़ थी, कम्युनिस्टों का बहुत जोर था। और कांग्रेस की सभा में कोई मीटिंग ही नहीं थी। तो एक समय होता है, एक चीज होती है जो आगे बढ़ती जाती है या उसमें परिवर्तन होता रहता है। इंदिरा गांधी से आगे चलिए तो धीरे 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 नरसिंहा राव ने भी कुछ किया। जो बाबरी मस्जिद ढहने की वजह से या गिराने की वजह से या उसका कार्यक्रम था, उसकी वजह से जो जीडीपी डाउन हो गई थी, जो देश की प्रगति रुक गई थी, जो देश में एक से ठहराव आ गया था, उसे नरसिंहा राव की सरकार ने WTO में हस्ताक्षर करके WTO को बुला करके यहाँ और एक गतिशीलता लाया उन्होंने। गतिहीनता खत्म हुई। बाबरी मस्जिद के ढहने के बाद गतिहीनता आ गई थी और गतिशीलता फिर WTO में सम्मिलित होने के बाद आई। फिर धीरे धीरे समय तो पलटता रहता है, मेन तो समय ही होता है। लोगों के जुड़ाव होते हैं, लोगों का सम्मिलित होना होता है। ये मंदिर और मस्जिद अगर लोग वहां न जाएं तो ये मंदिर को कौन पूछता है? कोई भगवान वहां नहीं रहता है, कोई नहीं पूछेगा। लोग जाते हैं मंदिर में तो मंदिर 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 होता है। तो उसी तरह से लोगों का बहुत बड़ा रोल है। लोग ही सरकार हैं, लोग ही चीज है। अब आगे चलिए आप, तो आगे चल करके फिर मनमोहन सिंह की सरकार आई है। मनमोहन सिंह तो नामी गिरामी अर्थशास्त्री थे। मनमोहन सिंह ने खूब अच्छी तरह से सरकार चलाई, कोई दिक्कत नहीं थी। फिर 2014 में जब हमें आजादी मिली, 2014 में ही आजादी मिली है, बेशर्मी की हद है। तो 2014 में जब आजादी मिली, उसके बाद धीरे धीरे शुरू हो गया ये मंदिर मस्जिद, ये वो फला ठेका, सारी चीजें शुरू हो गई और झूठ का प्रवाह तेज हो गया। और कोई काम न करने के बजाय झूठ का ही बोलबाला रहा। इलेक्शन, राजनीति, ये यही चल रहा था। राजनीति तो काम करने को भी तो राजनीति ही कहते हैं। अगर आप काम करते हैं, फैक्ट्रियां लगाते हैं, देश के नौजवानों को रोजगार देते हैं, शिक्षा के काम, वो भी तो राजनीति है। शिक्षा को बढ़ावा देते हैं, स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं, बेरोजगारी दूर करते हैं, वो भी तो राजनीति ही है। इससे भी तो आपकी पार्टी को लाभ होगा और आपकी पार्टी जो है मजबूत होगी और आप सत्ता में बने रहेंगे। तो राजनीति तो सही चीजों के लिए पॉजिटिविटी होनी चाहिए राजनीति में, कि अच्छी चीजें, फैक्ट्रियां लगाएं, लोगों को रोजगार दें। आपने जुमलेबाजी कसी और जुमले जुमले ही रह गए। अब वो जुमले आप ही के ऊपर गिर रहे हैं। ऊपर थूकिए तो अपने ऊपर ही गिरना है। तो जो ये एक माहौल खड़ा किया गया, इस माहौल से देश का भारी नुकसान हुआ। ये जो झूठ बोला गया, जुमले कसे गए, कोई काम नहीं हुआ। और पुराने जमाने में क्या होता था, 6ठी शताब्दी 7वीं शताब्दी की बात को हम करें तो 6ठी शताब्दी 7वीं शताब्दी में एक नेक्सस था। एक नेक्सस था, ब्राह्मणों का धर्म पर अधिकार था, क्षत्रियों का राज्य पर अधिकार था, शासन सत्ता पर, और धन पर अधिकार जो था वो शेट्टियों का था। शेट्टी मीन्स ये बनिए, सृष्टि भी बोलते थे उनको उस समय। ऐसे ऐसे सृष्टि थे जो आज की डेट में नहीं है।
अनाथ पिंडक एक सृष्टि हुआ करते थे इसी श्रावस्ती में, जिन्होंने उस समय एक कमिटमेंट किया, भगवान बुद्ध के सिद्धांतों से समझौता करके एक कमिटमेंट किया कि मैं श्रावस्ती में आपका बौद्ध विहार बनवाऊंगा बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से, जो जिसका संदेश दुनिया में जाएगा। परंतु जमीन की समस्या थी, जमीन तो राज सत्ता के पास था। उस समय प्रसन्नजीत जो है इसी साकेत के राजा थे, जो आप आज अयोध्या बोली जा रही है और पहले फैजाबाद था। इसी साकेत के राजा प्रसन्नजीत थे। तो ये हुआ कि कहाँ बनवाया जाए, तो ऐसी जगह पर बनवाया जाए जहां सारी सुविधाएं हों। वो सारी सुविधाएं उनके समझ में आया कि जेतवन है, जेतवन वहां के राजकुमार का विहार था, एक तरह से बंगला था, एक तरह से उनका आमोद प्रमोद करने का जगह थी। उसको खरीदना था, उसको खरीद के बनवाना था। तो उन्होंने, राजकुमार ने इनकार कर दिया कि ये जमीन नहीं देंगे। फिर किसी तरह से उनकी समझ में आया तो उन्होंने कहा कि आप इसमें जमीन लेना चाहते हैं तो जितने जगह में आप सोने के सरफे बिछवा देंगे वो जमीन हम आपकी हो जाएगी। और अनाथ पिंडक ने काफी बड़े में, आज भी आप देख सकते हैं उसके खंडहर आज भी मौजूद हैं, उतने में सोने के सरफे बिछवा दिया और जेतवन उनका लेकर के भगवान बुद्ध का विहार बनवा दिया। 18 करोड़ कुछ लाख रुपए उस समय खर्च हुए थे। 6ठी शताब्दी की हम बात कर रहे हैं। आज का सोच लीजिए, आज तो उतना बड़ा कोई सृष्टि नहीं या सेठ नहीं है या धनवान नहीं है जो ऐसा कर सके। अब उन सृष्टियों ने क्या किया, वो उन सृष्टि संपर्क में आए भगवान बुद्ध के, और भगवान बुद्ध की बातों से उन्हें लगा कि हमें ये बौद्ध धर्म ग्रहण करना चाहिए। तो उन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया और सारा पैसा जो है भगवान बुद्ध की तरफ आ गया। एक ये हमारी सोच है, और राजा भी खत्म हो गए और ये ब्राह्मण खत्म हो गए, क्योंकि धन भी का एक त्रिकोण है, उस त्रिकोण में एक हट गया तो त्रिभुज खत्म, ट्रायंगल बनना खत्म हो जाएगा। जब ट्रायंगल नहीं बनेगा तो 2 लाइन पर ट्रायंगल नहीं बनता। पैसा तो हर हालत में चाहिए। तो भगवान बुद्ध की तरफ जब चले गए सृष्टि, क्योंकि सृष्टि ये धन पैसे और ये छल कपट और षड्यंत्र से, उस समय भी पूरा छल कपट और षड्यंत्र ही चलता था। और षड्यंत्र से ही 16 महाजनपद थे, 16 राजा थे, वो आपस में लड़ते रहते थे। इतनी घटिया स्थिति थी कि अगर लड़ाई नहीं करनी है तो अपनी बहन से, अपनी बेटी से उसकी शादी कर दो, उसको अपने राज्य का हिस्सा दो। मतलब एक सब मिलाकर के षड्यंत्र चल रहा था, और सब मिलाकर के धन दौलत ये वो मंदिर मस्जिद धर्म यही चल रहा था। और इस तरह से पतन हुआ उस महाजनपद का कि चंद्रगुप्त मौर्य आ गए उन महाजनपदों को जीत करके आसानी से, क्योंकि उनमें लड़ाई हो रही थी, उनका षड्यंत्र चल रहा था, आपस में कोई एकता नहीं थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य आ गए। उन्होंने ईसा पूर्व 302 में अपनी राज्य की स्थापना करी और ईसा पूर्व 184-85 तक राज्य करते रहे। 200 वर्षों तक राज्य किया लगभग। उस समय ही ये विश्व गुरु थे। और आज अमृतकाल तो ढकोसला है, ये फर्जी नारा है। विश्व गुरु थे और पूरा विश्व का 1/3 संपत्ति जो है भारत के पास थी। उस समय जीडीपी तो नहीं थी और उस समय और सारे आज के नॉर्म नहीं थे, लेकिन 1/3 संपत्ति एक देश के पास होना बहुत बड़ी बात है। और सारे विश्व से लड़के तक्षशिला, विक्रमशिला, ये नालंदा में पढ़ने आते थे। 15-16 विश्वविद्यालय थे। तो शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था भारत। और
हर तरह से धन धान्य था। फिर हमारे पुष्यमित्र शुंग जी आए, उनको ये बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि ब्राह्मण बात से हमको गिला शिकवा नहीं है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ब्राह्मणवाद से अगर देश का नुकसान होता है तो मैं ब्राह्मणवाद का विरोध करने के लिए कहूंगा, क्योंकि देश सर्वोपरि है, प्रधानमंत्री सर्वोपर नहीं है, कोई पार्टी सर्वोपर नहीं है, कोई धर्मगुरु सर्वोपर नहीं है, देश से बड़ा कोई भी नहीं है। तो वो देश से बड़ा होने की बात जो कही जा रही थी और आज भी कही जा रही है, इसलिए उनका पतन हुआ, उनका कोई नहीं है। आज भी आप देख लीजिए, आपके सामने है, ये तो पुरानी बात मैं इतिहास की बता रहा हूं जितना मुझको मालूम था। आज की बात आप ले लीजिए, आज भी धर्म के नाम पर मंदिर बन रहे हैं, ढोंग पाखंड आडंबर हो रहा है, झूठ बोला जा रहा है और तमाम कुरीतियां और उसको ढोंग पाखंड आडंबर को बढ़ावा दिया जा रहा है, इन साधुओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस साधुओं की परंपरा ही पुरानी ही है, वो भी अभी आगे हम बता देते हैं। तो इन साधुओं का जो ये काम कर सकते हैं और ये अपना दिमाग भी लगा सकते हैं, मेहनत भी कर सकते हैं, ये साधु बैठे बैठे खाते हैं और देश में ढोंग पाखंड आडंबर फैलाते हैं और कुछ पार्टियों का सपोर्ट भी करते हैं और पार्टियां सपोर्ट लेती हैं इनकी, इनको महत्व देती है और उसके नेता जो है इनके पैर छूते हैं, जबकि ये पतित हैं। उदाहरण बहुत हैं, एक दो नहीं है, हजारों लाखों उदाहरण हैं। वर्तमान में ले लीजिएगा तो धीरेन्द्र शास्त्री हैं, अभी कुछ दिन पीछे ले लीजिएगा तो आसाराम बापू हैं। आसाराम बापू के प्रवचनों में इतनी भीड़ आती थी कि मैं सोचता था ये किस चीज की भीड़ है, 1-1 लाख की भीड़ थी, ये किस चीज की भीड़ है। आखिरकार पोल खुल गया। तो जनता तो मूर्ख है और जनता जो है उसकी समझ में नहीं आ रहा है। जो आज किस्सा चल रहा है वही पुराना उदाहरण लेकर के चल रहा है, उसी पुरानी राह पर चल रहा है। आज भी श्रेष्ठी हैं, आज भी धनवान लोग हैं जो इस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं। देश को नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। ये लोकतंत्र नहीं है, ये देश तंत्र भी नहीं है, ये पार्टी तंत्र है। पार्टियों में भी नेता तंत्र हो गया है। तो देश की स्थिति तो बड़ी सोचनीय है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि देश की बदनामी भी शुरू होनी हो गई है, मान सम्मान भी गिर रहा है। तो गिरना ही गिरना है। जब देश का मान सम्मान नहीं रहेगा तो आप किस खेत की मूल्य है? आपका तो कोई नहीं है, आप तो कुछ नहीं कर सकते। ये जनता से भी मेरी अपील है कि देश सर्वोपरि है, कोई नेता सर्वोपर नहीं है, चाहे वो नेहरू क्यों हो। नेहरू मर गए, उस समय कहा जाता है नेहरू नहीं रहेंगे तो देश नहीं चलेगा। देश तो चलेगा चलेगा, चाहे पराधीन होके चले चाहे स्वतंत्र होके चले, लेकिन देश तो चलेगा ही चलेगा, देश तो रहेगा ही रहेगा। तो देश हित की बात आजकल नहीं हो रही है, पार्टी हित की बात हो रही है। देश का गौरव नहीं देखा जा रहा है, किसी व्यक्ति विशेष का गौरव देखा जा रहा है और उसमें भी वो झूठा प्रचार किया जा रहा है, झूठी बातें फैलाई जा रही हैं। और मीडिया तो है ही है वैसी, पत्रकारों का तो काम ही है प्रचार प्रसार करना, चाहे वो नेगेटिव साइड में करें चाहे पॉजिटिव साइड में करें। कुछ पॉजिटिव साइड में प्रचार कर रहे हैं, कुछ नेगेटिव साइड में प्रचार कर रहे हैं। तो देश की स्थिति जो है खराब हो रही है। ये साधु सन्यासियों की इतनी वैरायटीज हैं, इतने संघ हैं, इतने दल हैं कि पूछिए नहीं। शुरुआत में तापस और परिव्राजक दो हुआ करते थे। तापस जो है जंगलों में अपना ध्यानवान करते थे और परिव्राजक जो है घूम घूम करके अपना धर्म का ज्ञान लोगों को देते थे। यहां तक तो गनीमत थी। फिर अजीत केस कंपनी हो गए, जो आदमियों के बाल का कपड़ा पहनते थे,
आदमियों के बाल से कपड़ा बना के पहनते थे। मतलब इतनी नौटंकी थी पहले कि तरह तरह की बातें, कोई ईश्वर को मानता है, कोई नहीं मानता है। उस समय भी ये स्थिति थी। और ये परिव्राजक और बाकी सब ये जो है घूमते रहते थे। ये बुद्ध के जमाने में ही थे। अजीत केशकम्बली कंबल रखते थे और सारी चीजें जो है आदमी के बाल से बने हुए लेते थे। पैखाना साफ नहीं करते थे अपना, और ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे। इस तरह के अनेकों हैं, इतिहास भरा पड़ा है कि साधुओं के अनेकों दल थे, अनेकों उनके सिद्धांत थे, अनेकों उनके कथन थे, अनेकों चीज थी। मतलब एक आवरण से समाज को ढका जा रहा है, एक खुला आसमान नहीं रखा जा रहा है। धीरे धीरे ये सब खत्म हो गए और केवल जैन मुनि और तथागत बुद्ध, यही दो आदमी जो है अपना धार्मिक प्रवचन दे दिए। भगवान बुद्ध तो बिल्कुल ही न कठोर थे और न नरम थे। भगवान बुद्ध ने कहा कोई नहीं, कोई ईश्वर नहीं है, कोई भगवान नहीं है, मैं भी नहीं हूं, आप अपना दीपक स्वयं है, अत दीपो भव। आप अपना प्रकाश स्वयं बनिए, आप जानिए चीजों को, तर्क करिए और तर्क करके आप जो है उस निर्णय पर पहुंचिए जो सही निर्णय है। जब आपको तर्क करने आएगा तो आप सही निर्णय पर पहुंचेंगे। आज भी साधु सन्यासी जो है व्यभिचार भी कर रहे हैं, सारे कुकर्म कर रहे हैं। उनके बोलने की भाषा भी अमर्यादित हो चुकी है। चाहे धीरेन्द्र शास्त्री को ले लीजिए, मंच से कहते हैं मैं तो पता नहीं क्या साधु नहीं हूं, ढाबा हूं। अरे किस तरह की बात कर रहे हैं? कह रहे हैं कि जब मांग में सिंदूर न हो, गले में मंगलसूत्र न हो तो समझो प्लाट खाली है। ये साधु हैं? इसको हमारे सर्वोच्च नेता कह रहे हैं ये हमारे छोटे भाई हैं। कहां देश को ले जाएंगे आप? किस तरह से देश का टर्न ले रहे हैं? आप किसी गंभीर शब्द चीजों पर नहीं बोलते हैं, उसको छुपाने की कोशिश करते हैं। तो देश जो है गलत रास्ते पे जा रहा है। साधुओं को आप संवैधानिक पद दे रहे हैं। एक साधु तो बहुत बड़े मतलब स्तर पर उनके वीडियो जा रहे हैं और ये है और वो है, फला है, ठेका है। और एक संस्था भी यहां गड़बड़ है। उस संस्था को सभी जानते हैं आप कि वो संस्था किस तरह की है। जो संस्था ये कहती हो कि 2024 में जो है आजादी मिली, तो उस संस्था से क्या आप उम्मीद कर सकते हैं? कोई उम्मीद नहीं कर सकते। वो संस्था षड्यंत्रकारी है। वो संस्था एक मिशन लेके चल रही है और यहां देश में हर तरह के लोग हैं। मुस्लिम भी हैं, ईसाई भी हैं, दलित भी हैं। दलित आपने बनाया, यही बहुत बड़ी बात है। अपने ही देशवासियों को आपने दलित बना दिया, जिनके न तन पर वस्त्र था, न खाने को कुछ था, और आप उनका शोषण भी कर रहे थे। अनेकों तरह से शोषण कर रहे थे। दलित औरतों से आप संभोग करते हैं तो कोई दोष नहीं पड़ता है, और दलित के घर खाना खा लेंगे तो बहुत बड़ा दोष है। इसी तरह से पिछड़े बना दिया आपने। तो कहीं कोई समानता की बात नहीं हो रही है, और समानता नहीं होगी तो देश जो है गलत रास्ते पर जाएगा और देश का विनाश निश्चित है। ऐसे ही विनाश हुआ पुष्यशुंग मित्र के जमाने में, जब तमाम तरह के विवादास्पद ग्रंथ लिखे गए, विवादास्पद कार्रवाई शुरू हुई। आप कांवड़ यात्रा प्रमोट करते हैं, आप अंत्येष्टि को प्रमोट करते हैं, अंत्येष्टि भोज को, आप तमाम तरह के ढोंग पाखंड आडंबर को जो है सपोर्ट करते हैं और उसका पक्ष लेते हैं। ये देश कैसे उन्नति करेगा? आप न शिक्षा की बात करते हैं, न रोजगार की बात करते हैं, न स्वास्थ्य की बात करते हैं। नहीं देश में कल कारखाने लग रहे हैं, नहीं देश का किसानों के ऊपर तो आपने ऐसा कर दिया, किसान ही तो इस देश को चला रहे हैं, कोई पार्टी नहीं चला रही है। किसान इस देश को चला रहे हैं। कम से कम आप भूखे नहीं सो रहे हैं,
आप खुद भी अनाज बांट रहे हैं और पॉलिटिक्स कर रहे हैं अनाज बांटने के नाम पर। निम्न स्तरीय कार्रवाई हो रही है और इस देश को किसान चला रहे हैं और कोई नहीं चला रहा इस देश को। इस देश में एक भी कल कारखाने नहीं लगे हैं, जो लगे हैं उसको आप जो है दुरुपयोग कर रहे हैं या निजी हाथों में दे रहे हैं या बेच रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, आप कोई मेहनत नहीं करना चाहते, न लोगों को ये संदेश जाता है कि खूब मेहनत करिए, खूब कमाइए, खूब ऐसा करिए, खूब, और जो कठिनाइयां वो बताया जाए। कहीं कुछ नहीं हो रहा है सिवाय राजनीति के, वो भी राजनीति नहीं हो रहा है, षड्यंत्र हो रहा है। तो षड्यंत्र कब तक चलेगा? षड्यंत्र का एक अंत तो निश्चित है। राजनीति तो भले थोड़ी दूर चल सके, लेकिन षड्यंत्र ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा और षड्यंत्र जो है अवश्य होगा। ईडी और तमाम संवैधानिक संस्थाओं को लेकर के लोगों में रोष है, इवन जुडिशियल को लेकर के रोष है। 15-15, 20-20 करोड़, 50-50 करोड़ जो है लोगों के यहां से बरामद हो रहा है और जुडिशियल के लोगों के यहां से 15 करोड़ बरामद हो रहे हैं। अभी हाल की बात है, 2-4 दिनों पहले की बात है। ये देश का दुर्भाग्य है। ये देश जो है गर्दिश में जाने वाला है। जहां जुडिशियल न्यायपालिका वो भी गड़बड़, विधायिका वो भी गड़बड़, कार्यपालिका वो भी गड़बड़, और पत्रकारिता कह लीजिए या जो भी कह लीजिए वो भी गड़बड़। जब चारों स्तंभ आपके गड़बड़ हैं तो आप कैसे देश को चलाओगे? आप हर जगह छेद ही छेद दिखाई दे रहे हैं। देश की अर्थव्यवस्था गिरती जा रही है, रुपया आपका गिरता जा रहा है और छाती ठोक ठोक के आप कहते थे जिस देश का रुपया गिरता है उस देश का प्रधानमंत्री गिरता है, और आप नहीं गिर रहे हैं। कोई लहसुन नहीं खाता है, प्याज नहीं खाता है, उसका संसद में बखान होता है। तो संसद में इतने पैसे खर्च होते हैं, ये आप भी जानते हैं। हमें तो कोई संसद से लेना देना नहीं है, लेकिन अगर इस देश में रहते हैं तो इस देश से तो लेना देना है। तो आपके कार्य पद्धति और आप अब देखिए, सत्ता के साथ चमचे भी बहुत पैदा हो जाते हैं। वो चमचे पैदा हो जाते हैं तो सस्ती बात करते हैं, वो बात करते हैं जो राजा को प्रिय लगती है, चाहे उसमें तथ्य हो चाहे ना हो। तो ये तो सत्ता का चरित्र है। सत्ता निरंकुश अहंकारी होता है, ये भी उसका चरित्र है। और सत्ता किसी की बात नहीं सुनती है। जब सत्ता उतरती है, नशा उतरता है, तब उसके बाद भी सत्ता का नशा तो सबसे बड़ा नशा होता है। लेकिन देश तो रहेगा। हम भारतीय नहीं हैं, हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, हम ईसाई हैं। भारत में रहने वाला हर आदमी भारतीय है। न कोई यहाँ हिंदू धर्म है, न कोई यहाँ मुस्लिम धर्म है, न कोई यहाँ हिंदू रहता है, न कोई मुस्लिम रहता है, न कोई ईसाई रहता है, न कुछ रहता है, न कुछ रहता है। आपकी मनमानियां सभी जानते हैं, आपके जुमले सभी जानते हैं, आपका झूठ सभी जानते हैं। सारा कुछ एक्सपोज हो गया है। तो अब अगर देश नहीं रहेगा, गुलाम हो जाएगा, तो जनता क्या करेगी, आप क्या करेंगे और क्या होगा? इसलिए मैं जनता से निवेदन करना चाहूंगा, आग्रह करना चाहूंगा कि कमान आप अपने हाथ में लीजिए। किसी सरकार से कोई उम्मीद न करिए और मजबूर करिए सरकारों को कि वो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर ध्यान न दे। आप करवाइए उनसे, करेंगे वो। अगर आप चाह लेंगे, जिस दिन जनता चाह लेगी कि ये होना है तो होगा। ये मेरा दावा है, ये मेरा पक्का विश्वास है
कि जनता अगर ठान लेगी कि नहीं आपको शिक्षा देना, शिक्षा और स्वास्थ्य और रोजगार और तमाम चीजों के ऊपर करना पड़ेगा तो होगा। अभी भी आपके हाथ में सारी चीजें हैं, जनता के हाथ में तो हमेशा ही सारी चीजें रहती हैं, चाहे वो राजशाही हो, चाहे वो प्रजातंत्र शाही हो, चाहे कोई भी शाही हो। जनता तो जिसको चाहेगी उसको हिला के रख देगी। जनता में बहुत ताकत है, बहुत हुआ है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा समूह है और वही सफर करता है। उसी के ऊपर गाज गिरती है। ये भी आप बात बता दें, गाज सारा आपको भी ऊपर ही गिरेगी, क्योंकि नीरव मोदी चले गए, पैसा वैसा लेके चले गए, आज उस पैसे का तो कोई अता पता नहीं है। विजय माल्या चले गए, ऐसे तमाम लोग जा रहे हैं, कुछ लीगल तरीके से जा रहे हैं, कोई अनलीगल तरीके से जा रहे हैं। और आप देश के सारी दशा से वाकिफ है, अखबार पढ़ा करिए, ये वीडियो देखा करिए और यूट्यूब देखा करिए, तमाम चीजें देखिए। कुछ समय के लिए अपना काम बंद करके इसे देखिए और देश की दशा स्थिति से अवगत होइए। इसी के साथ आपसे आग्रह करते हैं कि वीडियो आप पढ़ेंगे, समझेंगे और हमें भी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलिए। और इस देश को बचाने की जिम्मेदारी आप पर है, किसी और पर नहीं है। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।